हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में महत्वपूर्ण पहलू, यानी फ्रेंड्स ये टॉपिक वाइज सीरीज़ जो हम देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, यानी जो महत्वपूर्ण पहलू से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो देखेंगे, और उसके बाद इसी वीडियो में हम MCQ भी देखने वाले हैं। यानी अर्थशास्त्र के ये ऐसे सवाल होने वाले हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस सीरीज़ को एंड तक चलते देने दीजिए, एंड तक चलने दीजिए, और अच्छे तरीके से जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनको आप फॉलो करिए। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयाम से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं वो हम सबसे पहले देखेंगे, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको कई बार पूछे गए। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को आराम से देखिए और एंड तक ख़त्म करिए। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का कितना अनुमान दादाभाई नौरोजी ने लगाया था। यानी देखिए सबसे पहले चीज़ ये आपको याद रखना है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे पहला अनुमान जो है दादाभाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था, और ये 20 रुपये प्रति वर्ष बताया गया था 67-68 में। तो ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है, इसको याद रखिएगा। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर अर्थात 1944 से 46 के मध्य कुल राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो राष्ट्रीय जो है वो 4931 करोड़ रुपए, तथा अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 204 रुपये थे। लेकिन ये जो आपको बताया गया था पहली बार जब गणना किया गया 1867-68 में, तो 20 रुपये प्रति वर्ष था। और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आज़ादी के समय 204 रुपये था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके साथ याद रखेंगे जैसे कि हिस्ट्री का ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था से बात कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि महलवाड़ी व्यवस्था का प्रथम प्रस्तावक कौन था। तो हाल्ट मैकेंजी को माना जाता है 1822 में। डाकू राज उपमा किस कालखंड में को प्रदान की गई थी। डाकू राज जैसे कि बंगाल में जो चल रहा था 1765 से 1772 जो था उसको कहा जाता था बंगाल में। बंगाल के काल को किसने कहा था, तो KM पडिक्कर जो थे इन्होंने कहा था। KM पडिक्कर डाकू राज्य की उपमा दी गई थी बंगाल में किस समय की, 1765 से 1772 तक। नेक्स्ट आता है हमारा कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना। जैसे कि ब्रिटेन जो हमारे भारत पर राज कर रहे थे उस वक्त क्या था, तो उसको हम कह सकते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था हुआ करता था, क्योंकि ब्रिटेन जो कि हमारे भारत पर राज करते थे उनके द्वारा ये शासित होता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अंग्रेजों ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में अधिरोपित किया था, तो सामंतवादी, ठीक है, अर्ध सामंतवादी व्यवस्था को इन्होंने किया था। अर्थात इसमें सरकार व सामंत दोनों को ही अधिकार थे। तो ये थोड़ा सा जानकारी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा बनता है कि हमारी प्रणाली को ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है, यानी हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में कार्य करती है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है, फिर टेम्स के किनारे पर छोड़ देती है। यह जो वाक्य है, यानी जो कथन है, किसने दिया था, तो जॉन सुलिवन ने दिया है। जॉन सुल्विन ने दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको याद रखेंगे, जॉन सुल्विन। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता है, मार्टिन बर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि महलवाड़ी भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ और किसके द्वारा लागू की गई थी। महलवाड़ी भू प्रणाली जो सर्वप्रथम है वो किसके द्वारा कहाँ लागू की गई थी, 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा आगरा और अवध में लागू की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बंगाल का सर्वाधिक भीषण एवं संहारक अकाल का वर्ष कौन सा रहा। तो 1943 का जो अकाल है वो काफ़ी जो कि भयानक भीषण अकाल माना जाता है बंगाल में। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि गतिहीन विकास से क्या तात्पर्य है। गतिहीन विकास से क्या तात्पर्य है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय प्रायः स्थिर रहती हैं, इसको कहते हैं गतिहीन विकास, ठीक है। ब्रिटेन की औद्योगिक और वाणिज्यिक नीतियाँ औपनिवेशिक भारत में किस प्रकार की थी। तो ये पूरक अर्थव्यवस्था, अर्थात भारत इंग्लैंड की पूरक अर्थव्यवस्था का स्थान ले ले, यानी पूरक अर्थव्यवस्था, बस इतना याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स,
अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस तरह के डेली वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रख लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई वीडियो आप मिस ना करो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो सबसे पहला प्रश्न ही हमने देखा था कि 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये जो कि बताया था। तो यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ठीक ध्यान रखेंगे। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है पुस्तक किसकी है, तो दादा भाई नौरोजी की। इन्होंने अपनी पुस्तक में अपना धन के निष्कासन सिद्धांत, तो ये एक खुद प्रश्न है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी किसने लिया है, किसने दिया था, तो ये दादा भाई नौरोजी से। तो यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन से मिल जाते हैं। तो यही सब क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो आपको बस ध्यान रखना है। आई नो कि कुछ लोगों को ये अच्छे से याद होगा, लेकिन कुछ लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं। रिविजन्स के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों द्वारा किए गए राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय के आकलनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया VKR राव। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाए कि सबसे पहले भारत में वैज्ञानिक तरीके से प्रति व्यक्ति आय को किसने मापा है, तो यहाँ पे आपको नाम यही याद रखना है। क्वेश्चंस में अगर कह दिया जाए कि सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय को किसने मापा, तो दादा भाई नौरोजी। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले किसने मापा था, तो VRK राव। ठीक है, VKR राव, ये याद रखना है। इंडिया डिवाइडेड किसकी प्रसिद्ध कृति है। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस विद्वान की उपयोगी कृति है, तो BH वेडेन पावेल याद रखिएगा, वेडेन पावेल। द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये पुस्तक इंपॉर्टेंट रहेगा। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की थी। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को कौन सी संज्ञा प्रदान की थी। अनिष्टों का अनिष्ट यानी एविल ऑफ ऑल इविल्स, अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा इन्होंने दिया है। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो इंग्लैंड में देखने को मिलता है। भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा और कौन सी मिल स्थापना को माना जाता है। भारत में आधुनिक उद्योग का प्रारंभ किसके द्वारा और कौन सी मिल स्थापना के साथ माना जाता है, तो 1854 में CN डेबर द्वारा मुंबई में सूती मिल की स्थापना के साथ ऐसा माना जाता है। अब देखिए, भारत में जो सर्वप्रथम उद्योग की स्थापना की गई, यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। जैसे सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1818 में की गई फोर्ट ग्लोस्टर, ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर में कोलकाता में। कागज़ उद्योग 1832 में श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। चीनी उद्योग 1840 बेतिया बिहार। सीमेंट की बात करें तो 1904 में चेन्नई में किया गया। जूट की बात करें तो 1859 सिरसा पश्चिम बंगाल में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, ये वाला सूती वस्त्र वाला, ये सब रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट आता है कि लोहा इस्पात, जो कि सबसे पहले 1870 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में। ऊनी वस्त्र 1876 कानपुर में। कृत्रिम रेशा रेयॉन 1920 में त्रावणकोर केरल के अंतर्गत। एल्युमिनियम 1937 में JK नगर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उद्योग थे जो कि भारत में स्थापित किए गए थे और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो PDF आप देख रहे हैं, ये जो आप ऑनलाइनर में आपको करा रहा हूँ, ये PDF टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भारत में पहली बार रेलवे का प्रारंभ कब, कहाँ और किसके द्वारा किया गया था। तो भारत में रेलवे का प्रारंभ कब और कहाँ किसके द्वारा किया गया, तो 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच लॉर्ड डलहौजी के काल में चला था, सभी को पता ही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना कब की गई, यानी PWD की जो स्थापना की गई 1854 में डलहौजी के द्वारा की गई। भारत में डाक एवं तार विभाग की जो स्थापना किसके काल में की गई थी, तो भारत में डाक विभाग और तार विभाग की जो स्थापना की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी के समय में 1848 से 56 के बीच किया गया। इनका जो कि शासन था 1848 से 56। और डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स जो आप जानते हैं, हड़प नीति, इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जनांकीय संक्रमण के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन कौन सा वर्ष माना जाता है, तो महाविभाजन वर्ष 1921 को माना जाता है। भारत में
आधारित संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने कौन से उद्योग पूरा करना चाहते थे? कौन सा उद्देश्य चूंकि पूरा करना चाहते थे तो औपनिवेशिक हितों का संरक्षण एवं संवर्धन करना चाहते थे। उत्पादन वृद्धि, प्राविधिक तथा संस्थागत 5 परिवर्तन किसके घोतक हैं? तो आर्थिक विकास के घोतक हैं। आर्थिक विकास के घोतक हैं। यहाँ पे आता है कि आर्थिक समृद्धि के मापक कौन से हैं? तो आर्थिक समृद्धि के मापक जीडीपी होता है, जीएनपी होता है एवं प्रति व्यक्ति आय होता है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन से पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक समृद्धि के मापक हैं? तो तीनों होगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शंस में तीनों रहेगा या फिर ऑप्शंस कैसे का उपरोक्त सभी। तो ये चीज़ याद रहेगा, जीडीपी, जीएनपी और प्रति व्यक्ति। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड कौन सा होता है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। ठीक है, आर्थिक समृद्धि तथा विकास किस प्रकार की अवधारणा है? तो क्रमशः आर्थिक समृद्धि जो कि वस्तुनिष्ठ और विकास जो है वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। राइट, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम बढ़ते हैं तो देखेंगे कि आर्थिक विकास का मापन किसके द्वारा किया, यानी किससे किया जाता है? आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है? तो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अनेक चरों से बने सूचकांक द्वारा ये किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देख पढ़ सकते हैं कि भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। इस पुस्तक को किसने लिखा? जो कि 1934 में प्रकाशित की गई थी। तो सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये अपने आप में अगर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस से अगर बुक रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आएगा। जैसे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया हमने देखा, वो पुस्तक पूछा जाता रहता है। तो उसी तरह से ये पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखा है? तो एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में ये प्रकाशित की गई थी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, इस समिति के सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। जिस समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी देखिए, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि इस समिति का नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें, जैसे कि हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष तो कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन नेतृत्वकर्ता उन्हीं के रूप में था, राष्ट्रीय नियोजन समिति के नेतृत्वकर्ता के रूप में। और इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इसको याद रखिएगा। राइट, इसके बाद आता है हमारा कि मुंबई में 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में अर्देशीर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई थी। यानी ये नाम याद रखिएगा, अर्देशीर दलाल की देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इसके पूर्व 1943 में ही श्रीमान नारायण जो है, इन्होंने गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया। तो गांधीवादी योजना 1943, बॉम्बे योजना 1944 और 1945 में श्रमिक नेता एम एन राय द्वारा 1945 में एक जन योजना स्टार्ट की गई। साथ ही साथ 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना स्टार्ट की गई। तो यहाँ पे जो 4 योजनाएं आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमेशा आपको ये मैच करने के लिए दिया जाता है, कौन सा मिलान किसके साथ मैच होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि बॉम्बे प्लान 1944, साथ ही साथ श्रीमान नारायण द्वारा शुरू किया गया गांधीवादी योजना 1943, एम एन रॉय के द्वारा स्टार्ट किया गया जन योजना 1945 में और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा स्टार्ट किया गया सर्वोदय योजना 1950 में स्टार्ट किया गया। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट आता है कि प्रथम से 10वीं तक के पंचवर्षीय योजनाओं के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या थे? तो सिद्धांत थे रोजगार, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ तक रखते हैं। नीति आयोग क्या है इसके बारे में हम और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस फैक्ट के रूप में अगर देखा जाए तो ये इतना काफ़ी है। अब हम चलिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, यानी कृषि में किस तरह के बेरोजगारी का स्वरूप हमें देखने को मिलेगा। तो
संरचनात्मक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी, प्रसन्न बेरोजगारी, यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इनमें से सभी बेरोजगारी हमें कृषि के रूप में देखने को मिलता है, कृषि क्षेत्र में। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है कि भारत के कृषि क्षेत्र में आमतौर पर निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारियाँ पाई जाती हैं: स्वैच्छिक बेरोजगारी, प्रसन्न बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी और साथ ही साथ संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, अब बात आती है कि प्रसन्न बेरोजगारी होता है क्या। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमेशा रिपीट भी हुआ है। ये इसका तात्पर्य ये होता है कि कोई काम है, उसमें 2 लोगों का ज़रूरत है, लेकिन उसमें 3 लोग 4 लोग को लगाया गया, यानी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, उसको कहते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी। राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक बेरोजगारी कौन सी देखने को मिलती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिए, सर्वाधिक बेरोजगारी तो हमें देखने को मिलेगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, यहाँ पे हम सी को टिक कर सकते हैं, उपरोक्त दोनों। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भारतीय ग्रामीण में, यानी ग्रामीण भारत में मौसमी और अदृश्य दोनों बेरोजगारियां भी बहुयातता में पाई जाती हैं। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग साल के कुछ महीने के दौरान नौकरी पाने में सक्षम नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। तो सबसे ज़्यादा जो गंभीर समस्या है वो है क्या, शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका पड़ता है हैदराबाद में, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता होगा कितना बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसे माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में किसको माना जाता है, तो ऑप्शन बी होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी। देखिए, यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि 1990 से 2000 के दशक में, एग्जैक्ट की बात करें तो 1991 के बाद की बात की थे, 1991 में देश द्वारा दर्ज की गई उच्च आर्थिक वृद्धि के लिए इसके समर्थकों द्वारा उदारीकरण का श्रेय दिया जाता है, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। मानव सूचकांक किसने बनाया, मानव सूचकांक को किसने बनाया है, तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उन्होंने बनाया। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगी जो अन्य किसी देश के साथ कोई संपर्क नहीं रखता है, उसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। जहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि यही पूछा जाता है कि बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है, मतलब ना ही आयात होना ना ही निर्यात होना, उसको कहते हैं। किसी अन्य देशों के द्वारा कोई आयात निर्यात ना होना, उसे बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो राइट आंसर होगा उद्यमों का स्वामित्व। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर गेस करा दूं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो जारी की गई वो मार्च 2001 में किया गया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए, अच्छे से लिखा गया है कि मानव विकास रिपोर्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है साल 1990 में नब्बे से जारी की जा रही है हर वर्ष। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है, ऊपर मैंने आपको बताया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक पाकिस्तानी जो अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक ने साल 1990 में विकसित किया था। महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो अमर्त्य सेन है, इन्होंने 1990 में पहला HDR लॉन्च किया था। यानी स्टार्ट किसने किया, विकसित किया, जो कि महबूब उल हक ने, लेकिन पहली बार जो जारी किया गया था उसमें अमर्त्य सेन का भी हाथ था, दोनों ने मिलकर के किया था। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट मार्च 2001 में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय विकास योजना यानी UNDP द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस रिपोर्ट में भारत की मानवीय विकास की स्थिति का मूल्यांकन किया गया था।
तो यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया। यूएनडीपी की जो रिपोर्ट है भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की साल 23-24 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखा गया। इस रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों में भारत 134वें स्थान पर है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसमें भारत 134 रैंक पर है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अपर्याप्त उत्पादन क्षमता संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन जो है इसका अर्थ होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, उसको कहते हैं वैश्वीकरण। नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? नीति आयोग जो है किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है जिसको हम लोग NSSO के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो ये DT लकड़वाला, राइट, DT लकड़वाला समिति जो है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण जो है ये असमानता घटाने का उपाय नहीं है। भारत को परिभाषित किया जा सकता है, भारत को परिभाषित किया जा सकता है तो एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में हम श्रम परिभाषित कर सकते हैं भारत को, यहाँ पे बी होगा। और भारत आपको पता ही है कि विकासशील देशों की श्रेणी में भी रखा गया है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या होता है? आय में असमानता, आय में असमानता, ऑप्शन बी। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की रेगुलर वीडियोस के लिए। नेक्स्ट है कि हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम लोग UNEP के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? भारत एक खुद मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य हम कहेंगे कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना, ऑप्शन बी। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सभी लोग जानते होंगे। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। मैंने आपको ऊपर में बताया कि आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किसमें होती है? तो ये विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत की गिनती की जाती है, ऑप्शन सी, विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? यानी भारत की जो GDP है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान देता है वो थर्ड सेक्टर होता है। थर्ड सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? देखिए मैंने रिपोर्ट से संबंधित एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा है आपको, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा कि कौन सी संस्था कौन सा रिपोर्ट जारी करती है, वो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड डेवलपमेंट, यानी दुनिया का विकास कौन करेगा? तो विश्व बैंक के पैसे लेकर के, यानी IBRD यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, IBRD ही रिपोर्ट जारी करता है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? अब इस प्रश्न का राइट आंसर आप खुद बताइए क्या होना चाहिए। ऊपर मैंने आपको अच्छे से बता दिया, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? मानव विकास सूचकांक में 3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जैसे स्वास्थ्य एवं पोषण, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। लेकिन इसमें ये कहीं नहीं मेंशन होता, 3 चीज़ें मेंशन की जाती है, तो यहाँ पे डी जो कि गलत है, ये नहीं होता। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए अंत्योदय कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था 2000 में और इसका जो मेन उद्देश्य है गरीबों में सबसे अधिक जो गरीब है उनका मदद करना, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे अच्छे तरीके से, मैंने मेंशन कर दिया कि अंत्योदय कार्यक्रम का मकसद गरीब लोगों की रियायती दरों पर
ज़रूरी सामान और भोजन मुहैया कराना। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को खाद्य सुरक्षा देना और भारत में भूखमरी खत्म करना है। इसे सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था, सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था और यह एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना है जिसे 2000 ईस्वी में भारत में लागू किया गया था। तो 2-3 क्वेश्चंस बन सकता है कि सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, कब लागू हुआ, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है बताइए। तो इसका संबंध हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन या फिर जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुटीर ज्योति योजना का संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता था। यहाँ पे एक्चुअली था होगा क्योंकि ये पहले की बात हुआ करती थी, कहा जाता था। तो मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि शिवपुर। ठीक है, शिवपुर जिले में रहने वाले सहरिया समुदाय को कुछ समय पहले तीव्र कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया के नाम से जाना जाता था। कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। गरीबी की तीव्रता के लिए सूचकांक कौन सा है, सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो राष्ट्रीय जो आयामी गरीबी सूचकांक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि भारत में गरीबी की तीव्रता मापने के लिए सबसे उपयुक्त सांख्यिकी उपकरण जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। यह सूचकांक पारंपरिक आय आधारित उपायों से अलग है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है अल्विक्रे फोस्टर विधि। तो ध्यान रखिएगा, अल्विक्रे फोस्टर विधि के नाम से भी इसको जानते हैं। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तीनों के समान रूप से ही भारित आयामों के एक साथ गरीबी को मापता है। इन तीनों आयामों में कुल 12 लक्ष्यों को भी शामिल किया गया। तो छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इनको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में कुछ भी रिपीट हो सकता है। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, तो किसी देश का आर्थिक विकास जो है वो निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार क्या है, यानी उपरोक्त सभी पर निर्भर करेगा। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है किस आधार पर, किस बेस पर। तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर सी यहाँ पे करेक्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रही होगी। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और इस वीडियो का लाइक्स का एम हम रखते हैं 125 लाइक। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत इस छोटे से लाइक्स को आप डेफिनेटली पूरा कर दोगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेगुलर बेसिस पे बने रहिए ताकि इसी तरह के हम और वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।